नमस्कार दोस्तों। आज की हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे साहित्य क्या होता है। ठीक है। साहित्य का अर्थ होता है सा प्लस हित। ठीक है। अब सा प्लस हित से क्या है? सा का अर्थ है समाज, यानी कि समाज का हित चाहने वाली रचनाएं क्या कहलाती हैं? साहित्य। ठीक है। तो किसी भाषा के वाचिक और लिखित शास्त्र समूह को साहित्य कहते हैं। ठीक है। किसी भाषा के वाचिक और लिखित शास्त्र समूह क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। साहित्य क्या है? भाषा के माध्यम से अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने की कला है। ठीक है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के बारे में क्या है? जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यानी कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जिस प्रकार की चित्तवृत्ति होगी उसी प्रकार का साहित्य होगा। तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति परिवर्तन के साथ, यानी कि जनता की चित्तवृत्ति परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। मतलब अगर चित्तवृत्ति में परिवर्तन होगा तो क्या है? साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाएगा। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा को उनका सामंजस्य दिखाना ही क्या कहलाता है? साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं भाषा एवं बोली की। ठीक है। तो क्या है? बोलियों का व्याकरणिक रूप थोड़ी बहुत भिन्नता के बावजूद समान है, यानी कि जो बोलियों का व्याकरणिक रूप है क्या उनमें थोड़ी बहुत भिन्नता है, लेकिन उसके बावजूद क्या है? समान है। ठीक है। इसलिए क्या है? इसलिए इस बहुबोली समूह को हम क्या कहते हैं? मतलब हम हिंदी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। मानक हिंदी का क्या आधार क्या है? खड़ी बोली। ठीक है। हम काल विभाजन की बात करते हैं तो काल विभाजन क्या है? जिस काल विभाग के भीतर, मतलब जिस भी काल विभाग के भीतर विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है वह क्या है? अलग काल माना गया है। ठीक है। नामकरण भी उसी आधार पर किया गया है और कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका क्या है? मतलब जो विशेष प्रवृत्ति मतलब उस काल में पाई गई है उनका नामकरण भी उसी आधार पर किया गया है। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को विभिन्न कालखंडों के नामकरण का आधार माना है। मतलब आचार्य शुक्ल ने जो है ना, क्या है, उन्होंने जो भी उस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति रही है, जैसे कि वीर गाथा काल में वीर मतलब वीर काल की रचनाएं, ठीक है, वीरता परक रचनाएं पाई गई हैं, तो क्या है? वीर गाथा काल रखा है उन्होंने, जो कि लेकिन जो सर्वमान्य नहीं हुआ, बाद में उसको आदिकाल कहा गया, वो हम आगे कक्षाओं में समझेंगे। ठीक है। क्या शुक्ल जी का काल विभाजन प्राय सर्वमान्य है। ठीक है। अब काल विभाजन का आधार क्या है? तो क्या है? समान प्रकृति और प्रवृत्ति के आधार पर। ठीक है। जो भी प्रकृति और प्रवृत्ति उसके आधार पर काल विभाजन हुआ है। ठीक है। क्या प्रवृत्तियों का उतार चढ़ावी इतिहास का काल विभाजन अर्थात विभिन्न नियमों की सीमाओं का निर्धारण करता है। मतलब अगर प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव आएंगे तो काल विभाजन मतलब अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। सांस्कृतिक प्रवृत्ति मतलब जैसे सांस्कृतिक प्रवृत्ति भक्ति काल है, भक्ति काल के बारे में हम भक्ति काल के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब क्या है? साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। हम साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ के तहत 4 पद्धतियों को पढ़ते हैं। ठीक है। वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। ठीक है। तो वर्णानुक्रम पद्धति क्या है? इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से किया जाता है, अल्फाबेटिकल, जैसे कि ABCD, या हिंदी में बोलें तो छोटा ह, बड़ा ह, छोटी बड़ी। ठीक है। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से क्या है? असंगत माना जाता है, क्योंकि इतिहास लेखन नहीं शब्दकोश लेखन है। मतलब शब्दकोश लेखन में क्या है? क्रम के अनुसार होते हैं, जैसे कि डिक्शनरी होती है उसमें A से Z तक मतलब अलग अलग शब्दों के अर्थ रहते हैं। ठीक है। तो इसके तहत तहत कौन कौन मतलब किस लेखक ने लिखा है? तो एक आते हैं गार्सद ताशी और दूसरे हैं
शिव सिंह सेंगर, ठीक है, घाटसदा ताशी और शिव सिंह सेंगर। और अगले जो है वो क्या है, कालानुक्रम पद्धति। क्या है, अब दूसरी पद्धति के तहत कालानुक्रम पद्धति, इसमें क्या है, इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल के क्रम से, क्या है, काल के क्रम से दिया जाता है, रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बना गया है, ठीक है, मतलब काल के क्रम से, और जो जो मतलब जो व्यक्ति का जन्म पहले हुआ है उसको पहले, और जिसका बाद में हुआ उसको बाद में, ठीक है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी क्या है, अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति से लिखित ग्रंथ विवरण अनुक्रम पद्धति की तरह ही कविवृत संग्रह महत्व होते हैं। मतलब ये भी क्या है, जैसे शब्दकोश लेखन में जो मतलब जो पहले शब्द आया वो बाद में, और जो बाद में आया बाद में, इसी में भी जो पहले कवि आया वो पहले, और जो बाद में, मतलब किसी भी रचना विशेष को महत्व नहीं है, ठीक। तो इसके उदाहरण कौन कौन है, एक है जॉर्ज ग्रियर्सन और दूसरा है मिश्र बंधु, ठीक है। अब तीसरी पद्धति की बात करते हैं तो इसमें क्या है, वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है। तो इसमें ग्रंथ का निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है, ठीक। मतलब जो फैक्ट हैं या तथ्य हैं उनको क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। इतिहास क्यों, लेकिन इसको भी बेहतर नहीं माना, क्योंकि इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन की नहीं बल्कि उसकी व्याख्या एवं विश्लेषण की वस्तु है, ठीक है। सिर्फ तथ्य इकट्ठे करने से कुछ नहीं होता, उसकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। अब चौथी पद्धति की बात करते हैं, वह विधेयवादी पद्धति, ठीक है। तो फ्रेंच विद्वान टैन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। टैन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है, कौन कौन सी, जाति, वातावरण और क्षण विशेष, ठीक है। तो इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित क्या है, जातीय परंपराएं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामूहिक बस्तियों का अध्ययन एवं विश्लेषण आवश्यक है, ठीक। तो क्या है, विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत जातीय परंपराएं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामूहिक वस्तुओं का अध्ययन एवं विश्लेषण, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। बहुत छोटी सी कक्षा थी, इसमें हमने क्या पढ़ा आज, हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास क्या है, साहित्य क्या है, सापलसित समाज के चाहने वाली रचनाएं क्या कहलाती हैं, साहित्य, ठीक है। फिर हमने पढ़ा जबकि प्रत्येक प्रत्येक देश का साहित्य के अंतर चित्रवृत्ति और संचित प्रतिबिंब होता है, ठीक है। चित्रवृत्ति परिवर्तित हुई तो क्या साहित्य भी परिवर्तित होता चला जाएगा। फिर हमने भाषा एवं बोली पढ़ी। फिर क्या काल विभाजन पढ़ा, वो काल विभाजन का जो भी आधार रहा। और फिर साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ पढ़ी। तो बहुत छोटी कक्षा थी, और जो इसके आगे का पार्ट है वो हम अगली कक्षा में देखेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा के साथ।